नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका का आर्थिक संकट गहराया, राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ उठ रही है आवाज। स्पीकर बोले, नहीं सुधरे हालात तो आएगी भुखमरी की नौबत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन पर आज वोटिंग। रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर हो चुके हैं तबाह। गोरखनाथ मंदिर हादसा पर अखिलेश यादव के बयान से खफा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, आतंकियों का हौसला बढ़ा रहे हैं सपा नेता। योगी सरकार के 100 दिन का रोड मैप तैयार, मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को दिया निर्देश। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जो टोपी पर न जाने क्या क्या कहते थे वे आज खुद टोपी पहनने के लिए मजबूर हुए। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां की सरकार ने विरोध का ठीकरा विपक्ष के सिर पर फोड़ दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक श्रीलंका विरोध की आग में धधक रहा है। आर्थिक हालात पर श्रीलंका की संसद में बुधवार को शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। आम नागरिक, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी या फिर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, हर कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे किसी भी सूरत में इस्तीफा देने पर नहीं अड़े। श्रीलंका में पहला हालात उनको देखते हुए संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धन ने चेतावनी दी है कि बस यह एक शुरुआत है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो देश में भोजन, गैस और बिजली की कमी हो जाएगी और तेजी से भूखमरी फैलेगी। गौरतलब है कि 225 सदस्यों वाली श्रीलंका की संसद में बहुमत के लिए 213 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। सत्ताधारी श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी एसएलपीपी के पास 117 सांसद थे। इसके अलावा 29 अन्य सहयोगी सांसदों का भी समर्थन हासिल था। लेकिन मौजूदा आर्थिक संकट के बीच 42 सांसद सरकार का साथ छोड़ चुके हैं। यानी कि श्रीलंका की राजपक्षे सरकार बहुमत खो चुकी है। लेकिन राजपक्षे सरकार ने इस्तीफा नहीं देने पर फैसला ले रखा है। यहां तक कि देश में जारी हिंसा का ठीकरा फर्नांडो ने विपक्षी पार्टी पर फोड़ दिया है। दूसरी तरफ राजपक्षे के विरोधियों ने श्रीलंका में मध्यावधि चुनाव कराने की मांग भी उठाई है। रूस और यूक्रेन के बीच 43वें दिन भी जंग जारी है। एक तरफ रूसी सैनिक के लगातार हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। खार्किव और मारियोपोल में हर तरफ चीख पुकार और बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कीव के पास बसे शहर बोराड्यानका शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। स्कूल, अस्पताल और दफ्तर जमींदोज हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जंग की दिल दहला देने वाली तस्वीरों के बीच रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की तैयारी चल रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन को लेकर आज मतदान होना है। रूस के निलंबन का यह प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रखा गया है। भारतीय समय के हिसाब से आज शाम 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन में इस पर वोटिंग की जाएगी। यूएनजीएस अध्यक्ष कार्यकाल ने कहा है कि 1993 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र निकाय का आपातकालीन विशेष सत्र गुरुवार सुबह 10 बजे फिर से शुरू होगा और इस दौरान रूस को निलंबित करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पर कार्रवाई की उम्मीद है। मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश होते हैं जो महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा सीधे और व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं। गोरखनाथ मंदिर के बाहर बीते दिनों हुए हमले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी बात को खींच लेती है। सपा नेता ने आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के मानसिक रोगी होने पर ध्यान देने की बात कही है। अखिलेश यादव की इस प्रतिक्रिया पर राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का हमेशा से आतंकवादियों से रिश्ता रहा है। उन्होंने 2013 के आतंकी हमलों के मामले वापस लिए। गोरखनाथ मंदिर पर हमला सामान्य नहीं है, यह बहुत गंभीर मसला है और मैं आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि राज्य के डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश जी को एक और आरोपी पर खुलेआम टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वह पूर्व सीएम है। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उसे आतंकी संगठनों से जुड़े होने के बाद अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया। उसका ये काम कारायना है और उनका बयान भी निंदनीय है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में समाप्त पार्टी बन जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा था कि उनके पिता ने कहा कि वह मनोरोग से पीड़ित है। मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश में विकास और समृद्धि को गति देने के इरादे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ 100 दिन की कार्य योजना पर मंथन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारे समक्ष उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। लोक भवन में हुई इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत मंत्रिमंडल के सहयोगी मौजूद थे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शासन की 100 दिन की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण किया है। सरकारी बयान के मुताबिक इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि शासन के सभी विभागों को 10 सेक्टर यानी कि कृषि उत्पादन, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्राम विकास, नगरीय विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, शिक्षा, राजस्व संग्रह और अन्य सेक्टर में विभाजित करने के बाद लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य योजना तैयार की जाएगी और 1 हफ्ते बाद इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को तय करते समय व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं का भी ध्यान रखा जाएगा। राज्य में विकास और समृद्धि की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि सभी विभाग 100 दिन, 6 माह और वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए विस्तृत एवं व्यावहारिक कार्य योजना बनाए। उन्होंने कार्य योजना के माध्यम से विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र के बिंदुओं एवं भारत सरकार की योजनाओं को भी आगे बढ़ाने पर बल दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के दौरान भारतीय नेता नरेंद्र मोदी सहित कई पार्टी नेताओं के भगवा टोपी पहनने पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग सपा की लाल टोपी पर न जाने क्या क्या कहते थे, वे आज खुद टोपी पहनने बैठे हुए हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों से बात करते हुए स्थापना दिवस समारोह में भाजपा नेताओं की तस्वीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी की लाल टोपी के बारे में न जाने क्या क्या कहते थे, वे आज टोपी लगाकर बैठे हैं। बाद में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, आज उन्होंने कोई और टोपी पहन ली, लेकिन सिद्धांतों पर कैसे खड़े रहेंगे। खाली टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि सपा नेता की लाल टोपी पर भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तुलना रेड अलर्ट के साथ की थी और गौरतलब है कि पिछले 7 दिसंबर को गोरखपुर में प्रधानमंत्री ने सपा पर हमला करते हुए कहा था कि लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट खतरे की घंटी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका का आर्थिक संकट गहराया, राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ उठ रही है आवाज। स्पीकर बोले, नहीं सुधरे हालात तो आएगी भूखमरी की नौबत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन पर आज वोटिंग। रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर हो चुके हैं तबाह। गोरखनाथ मंदिर हादसा पर अखिलेश यादव के बयान से खफा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बोले आतंकियों का हौसला बढ़ा रहे हैं सपा नेता। योगी सरकार के 100 दिन का रोड मैप तैयार, मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को दिया निर्देश। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जो टोपी पर न जाने क्या क्या कहते थे, वे आज खुद टोपी पहनने के लिए मजबूर हुए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की नगर निगम की तानाशाही जारी है। दरअसल बीएमसी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मुंबई में अब दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सर्कुलर के अनुसार शराब की दुकानों और बार का नाम किलों, गणमान्य व्यक्तियों और मूर्तियों के नाम पर नहीं रखना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन के मामले में संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 17 मार्च 2022 को मराठी नेम प्लेट के लिए महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया था। बुधवार को बीएमसी ने उसी के संबंध में एक पवित्र प्रकाशित किया और बीएमसी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि बीएमसी के रिकॉर्ड के अनुसार मुंबई में 5,08,897 दुकानें और प्रतिष्ठान है। पुराने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत भी मराठी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य था,
लेकिन 2017 में राज्य सरकार ने कानून में संशोधन किया, जिसके तहत 9 से कम कर्मचारी वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों को मराठी नेम प्लेट प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं थी। अब नए संशोधन के अनुसार सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों कर्मचारियों की संख्या के बावजूद दुकान का नाम मराठी में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य हो गया। प्रदेश के 46 लाख गन्ना किसानों को यूनिक ग्रोअर कोड जारी करना होगा और इससे बिचौलियों का सफाया होगा और किसानों को समय से गन्ना आपूर्ति करने में आसानी होगी। गन्ना विभाग ने इसका जिक्र करते अपनी 100 दिन की कार्य योजना में इसका जिक्र फिर से किया है। अपर मुख्य सचिव संजय आर के मुताबिक गन्ना किसानों को पिछले बकाये का 100% भुगतान हो चुका है और हाल का भी 75% भुगतान हो चुका है। 100 दिन की कार्य योजना में गन्ना किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 168 गन्ना सहकारी विकास समितियों एवं 152 गन्ना परिषदों की ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। समितियों के 5 लाख अंशधारक किसानों को प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 46.5 लाख किसान लगभग 25.7 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती करते हैं। 100 दिन की कार्य योजना में इन किसानों का डिजिटल सर्वेक्षण कर उनको यूजीसी जारी किया जाएगा। वहीं गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने व लागत घटाने के लिए 9 सूत्री कार्यक्रम चलाया जाएगा। 15,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे उन्नत खेती कर सकें और ज्यादा मुनाफा कमाएं। इसके अलावा लगभग 1 लाख हेक्टेयर फसल से तरल नैनो यूरिया का छिड़काव कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को दक्षिण दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में पेड़ों की कटाई के मामले के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि पेड़ों की सुरक्षा की अनिवार्यता को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पिछले 4-5 वर्ष में शहर में वायु प्रदूषण का सबसे खतरनाक दौर देखा गया है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अपने 61 पन्नों के आदेश में कहा कि दिखाई गई तस्वीरों में अदालत के निर्देशों का घोर उल्लंघन स्पष्ट है। अदालत ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग पर क्रमशः 40,000 और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि एसडीएमसी द्वारा किए गए कार्य के दौरान 13 पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए थे और 10 पेड़ पीडब्ल्यू द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए। अदालत ने अवमानना के अपराध में दोषी ठहराए गए अधिकारियों को सजा बृहस्पतिवार को सुनाई जाएगी। अदालत के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद मुख्य अभियंता और कार्यकारी अभियंता दोनों को अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने पाया कि 25 फरवरी को अदालत द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित करने के बावजूद साइट पर निर्माण कार्य केबल पाइप बिछाने का और काम जारी रहा। आदेशों की परवाह किए बिना और स्वस्थ पेड़ों की किसी भी देखभाल या चिंता पूरी तरह से अवहेलना की गई। अदालत को बताया गया है कि पेड़ स्वतः 2 दशकों से जमीन से गड़े हुए थे। अदालत ने स्पष्ट किया है पेड़ों की सुरक्षा की अनिवार्यता को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शहर ने पिछले 4-5 वर्षों में वायु प्रदूषण की सबसे खराब अवधि देखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोर ग्रुप की चिंतन बैठक में दूसरे दिन शताब्दी वर्ष में संघ के लक्ष्य को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि देश के प्रत्येक गांव में संघ की शाखाएं शुरू की जाएगी ताकि संघ के राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। बुधवार को रायवाला स्थित औरा वैली आश्रम के विश्व मंदिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में संघ की कोर ग्रुप की बैठक में शाखाओं के विस्तार और प्रथम व द्वितीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर के आयोजन का खाका तैयार किया गया। आरएसएस वर्ष 2025 में शताब्दी वर्ष पूरा करने जा रहा है। शताब्दी वर्ष में देश के प्रत्येक प्रांत के गांव तक संघ की शाखाएं शुरू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। बैठक में संघ कार्यवाहक दत्तात्रेय घोष बोले और सह कार्यवाहक मनमोहन वैद्य भी मौजूद थे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रधान पद से हटाए गए नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस इकाई की लॉबिंग तेज कर दी है। वे लगातार अपने समर्थक नेताओं और विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, जिनमें हाईकमान ने पाया है कि 12 नेता और विधायक ऐसे हैं जो प्रत्येक मौके पर नवजोत सिद्धू के साथ दिखाई देते हैं। हाईकमान सिद्धू खेमे के इन नेताओं की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रख रहा है। उधर इस पद के लिए कई अन्य सीनियर नेताओं ने हाईकमान के समक्ष दावा पेश कर दिया है। इसे देखते हुए पार्टी सूत्रों ने बताया कि हाईकमान इसी हफ्ते पंजाब के लिए नए प्रधान का ऐलान कर देगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि नवजोत सिद्धू को दोबारा प्रधान पद
जो है वो नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी ने हाल ही में इस मुद्दे पर पंजाब के नेताओं से दिल्ली में बैठक की, जिसमें सभी नेताओं ने सिद्धू को लेकर साफ कर दिया कि पार्टी की इतनी बड़ी हार के लिए प्रधान की भूमिका भी अहम कारण रही है। और इस बीच सोनिया गांधी इसी हफ्ते पंजाब के नेताओं के साथ एक और बैठक करने जा रही हैं, जिसमें प्रदेश प्रधान के दावेदारों के नामों पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते नए प्रधान के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका का आर्थिक संकट गहराया, राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ उठ रही है आवाज। स्पीकर बोले, नहीं सुधरे हालात तो आएगी भूखमरी की नौबत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन पर आज वोटिंग। रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर हो चुके हैं तबाह। गोरखनाथ मंदिर हादसा पर अखिलेश यादव के बयान से खफा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बोले आतंकियों का हौसला बढ़ा रहे हैं सपा नेता। योगी सरकार के 100 दिन का रोड मैप तैयार, मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को दिया निर्देश। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जो टोपी पर न जाने क्या क्या कहते थे वे आज खुद टोपी पहनने के लिए मजबूर हुए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी को ईडी की टीम ने बुधवार को जालंधर की अदालत में पेश किया है, जहां से उसको 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया गया है। अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में हनी इस समय कपूरथला जेल में बंद है। अवैध खनन केस में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे और उसके सहयोगी के खिलाफ अदालत ईडी ने हाल में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने हनी को 3 और 4 फरवरी को दरमियानी रात को गिरफ्तार किया था और भूपिंदर सिंह हनी और उनके सहयोगियों पर भी आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। इससे पहले 18-19 जनवरी को ईडी की छापेमारी में हनी के घर से करीब 7.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। हनी के सहयोगी संदीप कुमार के ठिकाने से 2 करोड़ रुपए भी मिले थे। राजधानी में तप रहे पारे के बीच आज से गर्मी का सितम और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लू चलने की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान भी है। विभाग ने बताया कि आज दोपहर में न निकलने की लोगों को सलाह भी दी है। वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली के कई इलाकों में पारा तपने के साथ लू रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 अधिक यानी कि 38.7 व न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 19 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 15 से 72% रहा है। दिन भर गर्म हवाएं चलने की वजह से लोग परेशान रहे। दिल्ली का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाका 40.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा पीतमपुरा में 40.6, नजफगढ़ में 40.2, गुरुग्राम में 40.8 व रिज में 40.4 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में लू चलने के साथ अधिकतम तापमान 40 व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा पर महंगाई की मार पड़ सकती है। एविएशन टरबाइन के दाम में 40% की बढ़ोतरी होने के कारण केदारनाथ हेली सेवा का किराया भी बढ़ सकता है। हेली कंपनी की ओर से सरकार से किराया बढ़ाने की मांग की गई है। हेली एविएशन एसोसिएशन की ओर से किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को जल्दी सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेली सेवा संचालित करने को 9 कंपनियों के साथ 3 साल का अनुबंध किया गया है। जिसमें गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए एरो एयरक्राफ्ट आर्यन एविएशन, फाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस, चिपसत एविएशन, अंबी एविएशन,
पिनाकल एयर और सिरसी से केदारनाथ के लिए एरो एयरक्राफ्ट हिमालयन हेवी के लिए शामिल है। 2 साल कोरोना महामारी के कारण 4 धाम यात्रा प्रभावित रही, जिसके लिए हेली सेवा का संचालन नहीं हो पाया। इस बार भी अनुबंध के अनुसार हेली कंपनियों ने किराए में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन एटीएस के दाम में 40% बढ़ोतरी होने पर हेली कंपनियों का कहना है कि तय किराए में हेली सेवा संचालन करना मुश्किल है। हेली एविएशन एसोसिएशन की ओर से सचिव नागरिक उड्डयन से किराया बढ़ोतरी में छूट देने की मांग की गई है। एटीएस के दाम बढ़ने से हेली एविएशन एसोसिएशन की तरफ से केदार हेली सेवा का किराया बढ़ने का प्रस्ताव भी दिया गया है। बरेली में आज यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट यशपाल ने गणित का पेपर खराब होने की वजह से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इकलौते बेटे की मौत से घर में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके चचेरे भाई ने बताया कि यशपाल इंटरमीडिएट का छात्र था और उसके बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। 2 दिन पहले उसका गणित का पेपर हुआ था। पेपर खराब होने की वजह से वो काफी परेशान था और कह रहा था कि अब मैं फेल हो जाऊंगा और मेरा साल जो है वो खराब हो जाएगा। पेपर खराब होने की वजह से यशपाल काफी डिप्रेशन में था। उसके परिवार के सभी लोग बाहर गए हुए थे, तभी उसने अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग उसके घर पहुंचे तो देखा यशपाल लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। इसके बाद परिवार वालों और पुलिस को सूचना दी गई। जिला अस्पताल पहुंचे एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि परिजनों ने सूचना दी थी कि 17 वर्ष के यशपाल ने अवैध तवंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। उन्होंने बताया कि बच्चा बीमार चल रहा था और उसका इलाज चल रहा था। इसके अलावा उसके घर वालों ने बताया कि उसका गणित का पेपर भी खराब हो गया था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा कोतवाली क्षेत्र के झनकट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में तमंचा और चाकू की नोक पर 2 लुटेरों ने बैंक के 4 कर्मियों को बंधक बनाकर 4,83,010 रुपए की लूट की है। बैंक में लूट की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी झनकट बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचे। पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों का सुराग ढूंढने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सीमांत खटीमा कोतवाली क्षेत्र के झनकट में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में दिनदहाड़े बैंक कर्मियों को तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर लाखों की लूट से हड़कंप मच गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट की सूचना पर खटीमा कोतवाली से पुलिस अधिकारी फोर्स सहित घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। बैंक से लाखों की लूट की वारदात की सूचना पर जिले से एसपी क्राइम और एसडीएम खटीमा भी मौके पर पहुंचे। लुटेरे बैंक लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। लूट की वारदात के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन द्वारा बैंक कर्मचारियों से लूट की वारदात के बारे में आवश्यक पूछताछ की जा रही है। साथ ही बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्रीलंका का आर्थिक संकट गहराया। राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ उठ रही है आवाज। स्पीकर बोले, नहीं सुधरे हालात तो आएगी भूखमरी की नौबत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन पर आज वोटिंग। रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर हो चुके हैं तबाह। गोरखनाथ मंदिर हादसा पर अखिलेश यादव के बयान से खफा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले, आतंकियों का हौसला बढ़ा रहे हैं सपा नेता। योगी सरकार के 100 दिन का रोड मैप तैयार। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को दिया निर्देश। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, जो टोपी पर न जाने क्या क्या कहते थे वे आज खुद टोपी पहनने के लिए मजबूर हुए।